बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक बहुत ही यूज़फुल व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, इतना प्यारा महीना हमें फिर से दे दिया है। तो यहाँ पे शाम को अफ्तारी की तैयारी मैंने की थी। असर की नमाज के बाद मैंने इसको शुरू किया। कुछ 2-4 प्याज काटे, 2-4 आलू काटे और थोड़ी सी इसके अंदर पालक काटी। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने सुरख मिर्चों के डाल दिए। तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। रोज़ा था इसलिए नमक मिर्च का हिसाब कोई पता नहीं चलता, तो ऐसे ही डाल दिया जाता है। 2 खाने के चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया इसके अंदर डाल दिया। आप हाथों में मसल के भी डाल सकते हैं और मोटा मोटा सा इसको कुंडी और डंडे के अंदर कूट के भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जिस चम्मच से हम सालन डालते हैं वो तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर बेसन के डाल दिए। डालने के बाद जी इसको भी अच्छी तरह से मिक्स किया, पानी लिया और पानी के साथ इसका बहुत अच्छा सा घोल बना लिया। अब ये पकोड़े बनेंगे। घोल को ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए और बेसन इसके अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी पकोड़े मज़े के बनेंगे। चीज़ें कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नमक मिर्ची भी कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो जिस तरह का टेस्ट वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर और डाला। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला और अच्छा सा मिक्सचर इसका तैयार कर लिया। कढ़ाई को चूल्हे पे रखा, ऑयल को गर्म किया। यहाँ पे 1 आलू मैंने इसके अंदर डाला ताकि चेक कर सकूँ कि अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। चूल्हे को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया और इसके अंदर मैंने पकौड़े डालना स्टार्ट कर दिए। मैं पकोड़े चम्मच से ही डालती हूँ। आप चाहे तो हाथ के साथ भी बना सकते हैं, चाहे तो चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ गरम ऑयल के अंदर ही हमने पकोड़े डालने हैं, ठंडे ऑयल के अंदर नहीं डालने। पकोड़े डालने के बाद आग को फिर से फुल तेज़ कर दिया। जब पकोड़े ऑयल के अंदर थोड़े से सेट हो जाएं, थोड़े से पक जाए, तब इसके अंदर चम्मच चला दें ताकि ये अलग अलग हो जाए। अब पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक तेज़ आग पे ही पकाना है, आग को कम नहीं करना। जब पकोड़े अच्छे से पक जाएं, अच्छे से कलर ले लें, 1-2 बार आप इसको अंदर हिला लीजिएगा और उसके बाद छलनी लेनी है और पकोड़ों को अच्छी तरह से हमने ऑयल में से निकाल लेना है। सिंपल तरीके से आप बहुत ही मज़े के पकोड़े बनेंगे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पकोड़े मैंने घर पे बनाए थे, उसके अलावा समोसे बाज़ार से ही मंगवाए थे, घर पे नहीं बनाए थे। समोसों के साथ साथ जलेबी भी बाज़ार से ही मंगवाई थी। तो ये दोनों चीज़ें बाज़ार से ही आती हैं क्योंकि रमज़ान में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि डेली इन चीज़ों को बनाया जा सके। साथ जी ये कुछ चटनियाँ भी आई थी। रायता मैंने खुद बनाया था, खुद जो चटनियाँ साथ आती हैं वो भी आई थी। टाइम कम था, रोज़ा खुलने वाला था, तो जल्दी जल्दी से मैंने रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। रोज़ा खुलने में टाइम बिल्कुल कम था, इसलिए रोटियों की शेप शक्ल पे कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि फटाफट मुझे यही था कि काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे रोटियाँ भी मैंने बना ली। ज़बरदस्त किस्म की रोटियां बनाना चाहते हैं तो उसकी यही टिप है कि जब आप रोटी गरम तवे के ऊपर डालें, एक दफ़ा आग को हल्का कर दें, रोटी को डालें, उसके बाद आपने रोटी को तवे के ऊपर टिकने नहीं देना, बार बार उसको पलटते रहना है। जितना ज़्यादा पलटते रहेंगे उतनी रोटी नरम बनेगी, उतनी फूली हुई बनेगी और उतनी मज़े की बनेगी। रोटियां बनाने के साथ साथ वाले चूल्हे पे मैं कढ़ाई रख के पकोड़े भी बना रही थी, यानी रोटियां भी बन रही थी और साथ ही पकोड़े भी बन रहे थे। दोनों काम साथ ही चल रहे थे। रोटियां भी मेरी बन गई, पकोड़े भी बन गए। तो यहाँ पे पकोड़े भी सारे के सारे मैंने बना लिए थे। पकोड़े भी बन गए थे, रोटियां भी बन गई थी। इसके अलावा ये जो टैंग है ये रिदा ने बनाया था। टैंग उसको पसंद है, उसने टैंग बनाया था अपने लिए। इसके अलावा रूह अफ़ज़ा शरबत भी बनाया गया था। दस्तरखान भी लग चुका था। थोड़ी बहुत चेंजी के साथ हमारे घर में यही इफ्तारी डेली बनती है। इफ्तारी बनाने के साथ ही सारे बर्तन धो के रख दिए थे। किचन को एक दफ़ा साफ़ कर दिया था, कपड़ा बिछा दिया था ताकि ये धुले हुए बर्तन कपड़े के ऊपर रखे जा सकें। यहाँ पे जी किचन हमारा बिल्कुल एक दफ़ा साफ़ हो चुका था और इफ्तारी का दस्तरखान लगा हुआ था। इफ्तारी करने के बाद बेडशीट चेंज करने का सोचा क्योंकि ये कंबल वाली बेडशीट है तो इस पर आजकल गर्मी लग रही है। जैसे मौसम चेंज हुआ है, ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी थी। ये बेडशीट बहुत ही प्यारी लग रही थी। कमरे के पर्दे का कलर महरून है, इसलिए मैं उसी से मैचिंग इस कमरे में बेडशीटें बिछाती हूँ। तो ये फाइनल लुक बेडशीट की आ रही थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। ईशा की नमाज के बाद मैंने इस कंबल को 4 दफ़ा में फ़ोल्ड किया और उसके बाद मैंने इसे रोल बना के एक रोल बना लिया और मैं इसे धोने जा रही हूँ। तो हमारी वॉशिंग मशीन ऊपर है, मैं इस कंबल को छत पे लेके गई। वहाँ पे मुझे चंदा मामा नज़र आ गए तो मैंने उसका भी एक क्लिप ले लिया। क्लोज करके लिया तो चंदा मामा थोड़े बड़े नज़र आ रहे थे लेकिन इतने बड़े है नहीं थे। यहाँ जी ये वाली मेरे पास हायर की ऑटोमेटिक मशीन है, ये इसका नंबर है और ये 8.5 kg की है। बहुत अच्छी चल रही है, 2 साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ।
और मज़े की बात, इसमें बिना झंझट के हम कंबल भी धो सकते हैं। तो कैसे धोते हैं ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैंने कैमरे को साइड पे रखा, कंबल इसके अंदर रोल किया हुआ ही डाल दिया। रोल किया हुआ कंबल डालने के बाद अब हमने या तो इस मशीन को चला देना है कि ये पानी ले ले, या हमने इस तरह से करना है कि थोड़ा पानी इसमें डाल देना है। बाकी सारे पानी के अंदर हमने सर्फ साबुन जो भी चीज़ डालनी है पानी में बाहर ही मिक्स करके हमने इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पे जी हमने सोचा कि मशीन ही पानी ले ले, तो यहाँ मैंने मशीन को ऑन किया, मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि हमने मशीन को चलाना नहीं है, सिर्फ ये पानी लेगी। कुछ पानी मशीन ने लिया, बाकी के अंदर सर्फ मिक्स करके मैंने बाल्टी से ऊपर से डाल दिया और इसके पूरे टब को भर दिया। यहाँ पे मशीन को मैंने चलाया नहीं है, सिर्फ मशीन ने पानी लिया है। अब मशीन को मैंने बंद कर दिया है, इसको कवर को भी बंद कर दें और इसे रात भर के लिए भीगा हुआ छोड़ दें। उसके बाद ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये अंदर भीगा हुआ है, अच्छी खासा सरफ है। मैंने कहा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। कवर को मैंने बंद कर दिया और उसके बाद मैं नीचे आ गई। मशीन ऊपर के पोर्शन में फिट करवाई हुई है। कंबल को भिगोने के बाद मैं नीचे आई तो मेरा दिल कर रहा था मैं चाय बनाऊँ। यहाँ अफ्तारी के बर्तन धो के समेटे भी जा चुके हैं और यहाँ पे मैंने चाय बनाई और पी। अगर आप बर्तनों को साथ साथ धोते रहेंगे, समेटते रहेंगे तो आपके किचन में कभी भी खिलारा नहीं पड़ेगा, साफ़ सुथरा किचन रहेगा। चाय पीने के बाद सो गए। सुबह सहरी में आंख खुली, सहरी में उठते ही सबसे पहले बनाए गए पराठे, क्योंकि पराठे खाने थे बच्चों को और मुझे भी पराठा ही खाना था ताकि दिन बहुत अच्छी तरह से गुजर सके। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मौसम है कि रोज़े का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, सारा दिन गुजर जाता है और बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने तौफीक दी है और इतना अच्छा मौसम दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप कच्चे पराठे के ऊपर घी क्यों लगाती हैं। कच्चे पराठे पे ही घी लगा दे तो पराठा नरम सा बहुत मज़े का बनता है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। पराठे बन गए। साथ वाले चूल्हे पे रिदा ने दही का सालन बनाया था जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी बना के देखिएगा। दही को अच्छी तरह से फेंट ले, इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची और ताज़ा कुटा धनिया और ज़ीरा डाल के इसे अच्छी तरह से पका लें गाढ़ा होने तक। पराठों के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पे मैं जाग लगाने लगी थी, एक हिस्सा दूध का मैंने लिया, चूल्हे को ऑन कर दिया और इसे अच्छी तरह से पका लिया। पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि इसको फुल उबालना है, फुल गर्म करना है। अगर आप देखें तो ये उबल रहा है, ऊपर को आ रहा है दूध फुल। जब ये उबल जाएगा तो इसके अंदर बाकी के 2 हिस्से मैं ठंडे दूध के डालूंगी, बाकी के 2 हिस्से मैंने ठंडा दूध डाला और इसको हमने किसी भी बर्तन के अंदर डाल के इसको जाग लगा देनी है। ये दही जमाने का बहुत ही कमाल और आसान सा तरीका है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी जगह आपने इसके अंदर डाल देनी है, तकरीबन आधी चम्मच से भी कम डालिएगा। इसको अच्छी तरह से कवर कर लें। अब ये कपड़ा मैंने रखा हुआ था, इसी के अंदर मैंने इसे कवर कर दिया और साइड पे रख लिया। सहरी में मेरा दही खाने का कोई मूड नहीं था तो मैंने अपने लिए सहरी में भी चाय बना ली। बच्चे चाय नहीं पीते, आजकल मौसम चेंज हो गया है, ज़्यादा सर्दी हो तो फिर वो पीते हैं, अगर मौसम चेंज हो जाए तो वो नहीं पीते। तो यहाँ मैंने इसके अंदर पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला। मैं चाय के अंदर पानी नहीं डालती, मुझे पानी वाली चाय अच्छी नहीं लगती। इसको उबाल लिया और पत्ती भी कम ही पीती हूँ। जितनी देर में चाय बनी उतनी देर में अगर कोई बर्तन पड़े हुए थे सिंक में वो मैंने धो दिए। एक टाइम के साथ मैं ज़्यादा कामों को मैनेज करती हूँ तभी सही रहता है। ये टैबलेट्स मुझे सहरी में खानी थी इसलिए ये भी मैंने साथ रख ली। सहरी कर ली, नमाज भी पढ़ ली, कुरान पाक भी पढ़ लिया। उसके बाद मैं ऊपर गई और मैंने देखा कि कंबल के हालात देखे जाए और आगे का प्रोसेस आपको बताया जाए कि कंबल इसमें किस तरह से धुलेगा। यहाँ मैंने मशीन को ऑन किया, इसको जी मैंने स्पिन के ऊपर सेट किया। स्पिन पे सेट करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 2 मिनट में इसका पानी सारा निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद मशीन को दोबारा से स्टॉप कर देना है। यहाँ मशीन को चलाना नहीं है, सिर्फ इसका पानी निकालना है। पानी निकलने की आवाज़ आती है, जब पानी निकलने की आवाज़ बंद हो जाए तो मशीन को एक दफ़ा फिर आपने स्टॉप कर देना है। हर एक को अपनी मशीन की सेटिंग का पता होता है। यहाँ पे मैंने इसे स्टॉप किया, इसके ढक्कन को खोला, यहाँ पे पानी इसका निकल चुका है। दोबारा से पाइप के ज़रिए या बाल्टी के ज़रिए मैंने दोबारा से मशीन के टब को भर दिया और दोबारा से फिर से मैंने इसे स्पिन कर दिया ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। इस तरह से बार बार हमने 3 या 4 दफ़ा करना है ताकि सारे का सारा सरफ बहुत अच्छी तरह से कंबल में से निकल जाए। ये सिंगल कंबल था और डबल फर वाला कंबल था तो बहुत इजीली ये इसके अंदर धुल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा कंबल होगा तो वो इस मशीन के अंदर नहीं धुलेगा, पूरा ही नहीं आएगा।
तो यहाँ मशीन को दोबारा से एक दफ़ा पानी से भर दिया और उसके बाद दोबारा से स्पिन कर दिया। तकरीबन 3 से 4 बार यही हमने बार बार रिपीट करना है। मशीन को स्पिन पे चलने नहीं देना, लेकिन सिर्फ जब पानी निकल जाए उसके बाद दोबारा से स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद ऊपर से दोबारा से पानी डाल दें। ये देखें, अगर मैंने दोबारा से पानी डाला है, पानी डालने के बाद इसको दोबारा से मैं स्पिन करूँगी जब तक कि इसके अंदर सरफ महसूस होगा। आपने 3 से 4 दफ़ा ही करना पड़ेगा, तो सारे का सारा सरफ बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। यहाँ फिर से मैंने इसे स्पिन किया। जब लास्ट टाइम आपने इसे स्पिन करना है तो फिर आपने मशीन को पूरा चलने देना है। फिर आपने दोबारा से पानी नहीं डालना। 3 से 4 बार मैंने इसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद निकाल दिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है कंबल धोने का, इसमें आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता। यहाँ मैंने मशीन को चला दिया है। ये स्पिन होगी, सारा पानी निकालेगी और उसके बाद ये कंबल को खुश्क कर देगी। बस यहाँ एहतियात यही करनी है कि मशीन को आपने चलने नहीं देना, स्पिन पे ही रखना है। तो स्पिन पे अगर आप पानी निकाल भी देंगे तो सरफ जब तक आप नहीं निकालेंगे कंबल अच्छे से साफ़ नहीं होगा। उसके लिए हमें 3 से 4 दफ़ा इसमें से पानी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जब लास्ट टाइम मैंने पानी निकाल दिया उसके बाद मैंने इसे स्पिन होने के लिए छोड़ दिया ताकि कंबल में से सारा पानी निकल जाए। तो यहाँ पे इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। मशीन इतना की टाइम लेगी और अच्छी तरह से इसमें से पानी निकाल देगी। सारा प्रोसेस मैंने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया था ताकि सारा प्रोसेस दिखा सकूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर ही कंबल धोया है। बस ख्याल यही रखना है कि अगर ये 8.5 kg की मशीन है तो ये सिंगल कंबल ही धोएगी, डबल वाला नहीं धोएगी। उतना कि इसके अंदर पूरा आएगा। वीडियो तेज़ की है तो टाइम बहुत जल्दी से गुजर गया है। यहाँ टाइम पूरा हो गया है। मशीन ने कंबल को अच्छी तरह से स्पिन कर दिया है। यहाँ अगर आप चाहें तो इसको 2 दफ़ा में भी स्पिन कर सकते हैं। यहाँ दोबारा से स्पिन के बटन को चलाएं और दोबारा से ये 8 मिनट लेगी और 2 दफ़ा स्पिन हो जाएगा। यहाँ पे खुश्क कंबल हमारे पास आ जाएगा। धूप में आप अगर इसे डालेंगे तो 1 घंटे के अंदर ही ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब जी इस कंबल को बाहर हम धूप में तार पे डालते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, क्योंकि पानी इसमें से सारे का सारा निकल चुका है। अगर आप देखें तो कंबल साफ़ सुथरा है, नीट है, क्लीन है, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा धुला है। तो आप भी इस तरह से अपना कंबल धो सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कंबल के साथ साथ जी इसी तरीके के साथ आप विकी रज़ाइयाँ भी धो सकते हैं। जो पॉलिएस्टर वाली रज़ाइयाँ होती हैं वो बहुत आसानी से इसी तरीके से धोई जा सकती हैं इसी मशीन के अंदर। तो बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म का कंबल आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नए जैसा निकल आएगा। कंबल धोने के बाद मैं नीचे आई और यहाँ पे तकरीबन 10 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने दही को निकाला। दही हमारा बहुत अच्छे से जम चुका था। जो तरीका मेरा है इसी तरीके से अगर आप दही जमाएंगे तो दही बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, गाढ़ा बनेगा, पानी भी नहीं छोड़ेगा। ये देखें बहुत ही गाढ़ा बना है, कोई चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं की, खालिस दूध के साथ ही इसे बनाया है। आप भी इस तरीके से दही जमा के देखिएगा, ज़बरदस्त दही खाने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको ढेर सारी टिप्स दी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।